नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। और हम लोग एएमआई की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपना अगला लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इसमें भी हम लोग अपना अभी तक जो लोग नए हैं, जो इस वीडियो को ही पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले के 5 वीडियो और आ चुके हैं, उनको अगर आपने अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उनको देख लीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं उन लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि जो भी लोग एएमआई कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं बता दूं कि सेक्शन ए में उनके 4 पेपर होता है। अब एएमआई क्या है, कैसे, ये सब डिटेल्स तो मैंने अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है, उनको आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर जो लोग कर रहे हैं, अक्सर इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर और इन्फॉर्मेटिक्स का एक पेपर होता है, उसमें अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों के लिए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो सिविल और मैकेनिकल या किसी और ब्रांच से हैं जिसमें उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर ना रहा हो, तो उनके लिए बहुत खासी प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ये कोशिश की कि 6-8 घंटे का एक ऐसा आधे घंटे या 1 घंटे के करके 8-10 लेक्चर ऐसे बना दूं जिनसे वो लोग कम से कम स्कोर कर पाएँ कंप्यूटर और इन्फॉर्मेटिक्स के ज़्यादातर पार्ट। जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें यही कोशिश की गई है कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे कवर किए जाएं जो एग्ज़ाम केवल आपको पास करा दें, क्योंकि इसको लेके बहुत आपको आगे जाना नहीं है, लेकिन आपको कम से कम सेक्शन ए क्लियर करने के लिए इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि ये जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूं, अगर वो नोट्स आप लेना चाहते हो तो उसको लेने के लिए क्या प्रोसीजर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ विजिट करिए। और जो लोग इस चैनल से अगर प्रभावित होते हैं, आपका काम होता है, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि कल को आपके जूनियर्स अगर इसे देखें तो उसका फीडबैक उन्हें समझ में आए। चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखिए, अभी तक मैंने जो भी आप लोगों को पढ़ाया था वो नेटवर्किंग कंप्लीट कर दिया था, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स कंप्लीट कर दिए थे, सारा टॉपिक कंप्लीट किया था। मेमोरी भी हमने ऑलमोस्ट अब इसके बाद पढ़नी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लूँ जो आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ बात क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ फाइल मैनेजमेंट, मतलब फाइल मैनेजमेंट क्या है। How is file management achieved by a popular operating system such as Unix? Explain your answer। ये क्वेश्चन आ चुका है समर 2013 में। उससे मतलब नहीं कि एक बार आया, देखिए इससे घुमा फिरा करके क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को क्यों कराया हूँ, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा आपको जो ज़रूरत है ना एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम होता है उसको लिखने में, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको होती है वो होती है आपके वर्ड पावर की। मतलब आपके पास उस बैकग्राउंड के जितने ज़्यादा वर्ड रहेंगे ना, उनके बारे में उतने ही ज़्यादा आप लिख सकते हैं। इसलिए पहले ध्यान से आंसर को मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, सुनिएगा, और आप 2-4 वर्ड सीख लीजिएगा कंप्यूटर के, ताकि आप पास कर जाएं आसानी से। चलिए पहले मैं आपको बता दूं फाइल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइल तो आप जानते हैं कंप्यूटर में फ़ाइल क्या होती है। फाइल के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए, सबसे पहले नीचे फाइल की डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर फाइल की डेफिनेशन दी गई है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, अ फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूनिट। मतलब एक ही तरह की कई सारी इन्फॉर्मेशन अगर हैं, तो अगर उनको एक जगह पर स्टोर किया गया यूनिट के रूप में तो उसको फाइल कहते हैं, ठीक है। मतलब फाइल जो होता है, कोई भी फाइल, वो सिमिलर टाइप के कंटेंट का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो उनको अगर कहीं स्टोर किया गया है तो फाइल है। जैसे सिमिलर टाइप का मतलब आप अपने सारे सर्टिफिकेट एक ही जगह रखते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक ही फाइल में आप सर्टिफिकेट भी रख रहे हैं, उसी फाइल में आप अपने घर के कागज़ भी रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिमिलर टाइप का इन्फॉर्मेशन, जहाँ आपके सारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको एक साथ ही पड़ती है, कहीं भी अगर आपको वेरिफिकेशन कराना हो या कुछ भी कराना हो। दैट इज़ वाई जो फाइल होता है उसका काम ही क्या है, पूरे फाइल का क्या काम है, एक सिमिलर टाइप के यूनिट को, इंफॉर्मेशन को एक साथ कलेक्शन के रूप में रखना। द मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डीलिंग विद द फाइल मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइल सिस्टम। अब ये चीज़ क्या है, अभी मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा। पहले सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लें। देखिए फाइल क्या है वो आप समझ गए, लेकिन फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइल को मैनेज करना ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर्स के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं। ये फाइल जो है वो कंप्यूटर फाइल्स की बात हो रही है। जैसे आप कोई फाइल बनाते हैं कंप्यूटर में, उसके अंदर आप जैसे गाने की एक फ़ाइल पूरी बना दी आपने, तो वो फाइल को मैनेज करने का जो काम होता है उसको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। देखिए आगे लिखा आंसर में क्या, डेटा इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी लाइक डिस्क टेप etc। मतलब डेटा जो है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फाइल, मतलब फाइल के फॉर्म में ही डेटा होता है। इन ए टिपिकल कंप्यूटर देयर मे बी अ लॉक ऑफ फाइल
मतलब एक कंप्यूटर में कई लाखों फाइलें हो सकती हैं। फाइल मैनेजमेंट डील्स विद द स्टोरिंग फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर सो दैट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल एंड स्टोरेज इज़ वेरी क्विकली डन। मतलब फाइल मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम होता है फाइल को डिस्क में या सेकेंडरी यूनिट में इस टाइप से सेव करना या ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब सही तरीके से इकट्ठा करना, ताकि उनको बाद में रिट्राइव करना, मतलब लेना या फिर उनको एक्सेस करना बहुत आसान हो जाए। मतलब फाइल मैनेजमेंट का मतलब समझ रहे हैं, अलमारी में कपड़ा तह करके रखने में और फेंक करके रखने में जो अंतर है, बस वही इसमें होता है। समझ में आ गई होगी बातें आपको। मतलब अलमारी में आप कपड़ा अगर सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे तो उनको निकालना भी आसान है। और उनको देखिए, मैं एक बार और ये चीज़ आपको समझाया था, रिसोर्स मैनेजमेंट जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें देखिए, जब ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन में पढ़ा रहा था आपको, तब भी मैंने बताया था आपको प्रोसेस मैनेजमेंट होना और मेमोरी मैनेजमेंट होना। तो देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, आप दोनों चीज़ देखिए, फाइल मैनेजमेंट ये भी है और मेमोरी मैनेजमेंट वो भी था। देखिए, कुछ चीज़ें दोनों में कॉमन है। अब एक कहेंगे सर दोनों तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग दोस्त हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आप एग्जाम में दोनों के बारे में एक ही बात लिखेंगे ना तो कोई गलती नहीं होगी, ये जान लीजिए। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि फाइल मैनेजमेंट हो, मेमोरी मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट बताइए क्या होता है, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट। हम कहें आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना है या फिर आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट करना है, आप मैकेनिकल के होंगे तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पढ़ते होंगे, सिविल के होंगे तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़ते होंगे। तो जब मैनेजमेंट वाला टर्म आता है तो आप मैनेजमेंट में क्या करते हैं, एनीथिंग शुड बी इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। मतलब कुछ भी, कोई भी काम अगर हो रहा है, दैट शुड बी परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। मतलब कोई भी चीज़ का ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, तो उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। और फाइल मैनेजमेंट मतलब द फाइल्स शुड बी अरेंज इन सच अ वे दैट द रिट्राइवल एंड एक्सेस शुड बी ईजी। इस टाइप से आप फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट क्या है आपको समझ में आ गया होगा इतने से। अब इसको आप जरा सा भी समझ गए हैं तो अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। कभी भी कॉपी में ना जाके मेरी लाइनों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फाइल मैनेजमेंट के बारे में श्योर नहीं थे, सपोज करिए आप जानते थे, अपने मन से आपको कॉमन सेंस से मालूम था यार फाइल मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ फाइल, ठीक है, ये आप पहले से भी जानते थे, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, तो आप श्योर हो जाइए कि दिस इज नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ फाइल, ठीक है ना। मैनेजमेंट ऑफ फाइल इज कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट एंड दैट सॉफ्टवेयर विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फाइल इज कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट तो आप समझ गए, फाइल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, बट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फाइल। क्लियर है। तो देखिए, जब भी कोई सी फाइल को जब मैनेज करना होता है तो उसके 7 फेजेस दिए गए हैं, जिसके नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो ये आपको केवल याद रख लेने हैं, इनके बारे में डिटेल में बहुत आपको नहीं लिखना है। आपको बस ये जानना है एक्सेस मेथड क्या है, लॉजिकल फाइल सिस्टम क्या है, बेसिक फाइल, कुछ याद रख लीजिएगा। जरूर नहीं कि आप साथ के साथ भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सारा याद रह जाता तो बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आपको ये 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट जितने याद आ पाते हैं आप उनको लिख देंगे। और फाइल क्या है, फाइल मैनेजमेंट क्या है और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, 3 चीज़ें। फाइल इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, और फाइल मैनेजमेंट इज नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ फाइल इन सच अ वे दैट द रिट्राइवल एंड एक्सेस इज इजी, एंड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर विच डील्स विद द फाइल मैनेजमेंट। ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। और अगर इतना याद है तो आप समझ लीजिए कि अगर 4 नंबर का आ गया है, 5 नंबर का आ गया है, तो कम से कम 3-4 नंबर का काम तो हो जाएगा। मैं एक चीज़ बहुत खासा आपको बता दूं यहाँ पे, ध्यान से समझने वाली बात, कि देखिए जो पूरा पेपर होता है, कोई भी एमआई का कोई भी सेक्शन ए का पेपर अगर आप लेंगे तो उसमें देखिए कितने पार्ट होते हैं। एक होता है उसमें ग्रुप ए और एक होता है ग्रुप बी, ऐसे देखे होंगे आप। तो ग्रुप ए होता है इधर, कोई भी पेपर, चाहे आप मटेरियल साइंस का दें, चाहे फंडामेंटल ऑफ डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का दें, इन्वायरमेंटल का दें, चाहे कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिक्स का दें, पूरा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में बटा होता है। और 2 पार्ट में फिर से ए पार्ट में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, ध्यान समझिएगा। पार्ट ए में 4 क्वेश्चन, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन, और एक पार्ट जो होता है आपका पार्ट सी होता है, पार्ट सी, इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं अब बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिए पेपर को फटाफट। तो पार्ट ए में अगर 4 क्वेश्चन है तो चारों 20-20 नंबर के होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पार्ट ए में ना चारों क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने के होते हैं, 20 ये भी, और इसी तरह ये भी 20, और इसी तरह ये भी 20, उसी तरह बी में भी सारे 20-20 नंबर के होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। कहेंगे सर बहुत ज़्यादा नंबर हो गया, 100 नंबर का ही पेपर है। तो बंधु ये जान लो कि सेक्शन ए में से कोई 2 करने हैं यानी 40 नंबर,
बी में से 2 करने हैं यानी 40 नंबर 80 हो गए, और सी 20 नंबर का सेक्शन होता है उसमें से पूरा करना होता है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सेक्शन ए का जो पार्ट होता है ना, ये वाला, कहेंगे सर हमें तो पूरा प्रोग्रामिंग पढ़ा ही नहीं रहे हो, तो मैं देखिए मैंने पहले ही बताया कि प्रोग्रामिंग वालों को मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा जो प्रोग्रामिंग के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन बिना प्रोग्रामिंग के भी आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। कैसे? प्रोग्रामिंग ना केवल इन 2 सेक्शन में आती है ज़्यादातर, देखिए 1-2 आ जाए वो अलग की चीज़ है, लेकिन प्रोग्रामिंग चाहे तो आप ये 2 सेक्शन को छोड़ दीजिए। आप ए में से कोई 2 पार्ट करना होता है, मतलब 20-20-20-20 80 नंबर के हैं तो आपको 2 छोड़ना है, तो आप 2 पार्ट इधर का छोड़ दीजिए। अगर ए का अगर आप ये 2 पार्ट भी अगर कंप्लीट कर लेते हैं, 40 नंबर इसमें ले लीजिए, 40 इसमें ले लीजिए, 20 इसमें ले लीजिए। तो इसलिए इस हिसाब से पढ़िए कि आपको पेपर पास करना है कि वही पढ़ना ज़रूरी है जो नहीं आ रहा है आपको। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामिंग उन बैकग्राउंड के लिए, मैकेनिकल सिविल वालों के लिए हमेशा से दिक्कत किया है। इस वजह से आपको पढ़ना क्या है, इसमें से केवल ये पार्ट, और बी में से कोई भी, बी में से चारों हैं, मैं चारों पढ़ाऊंगा। मतलब मैं आपको बस यही 40 नंबर मैं आपको उतना अच्छा से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए देखिए आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, और इसमें के भी थियोरेटिकल क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, जैसे एल्गोरिदम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, ये सब पार्ट क्या है, फंक्शन इन सी क्या होगा, एरे क्या होते हैं, ये सब मैं पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन ये कहिए कि प्रोग्रामिंग रन कराऊं तो वो मोबाइल पर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको लैब करनी पड़ेगी पूरी कंप्यूटर की। ठीक है, तो 40-40 अगर आपने इसमें से ले लिए 80 नंबर, तो इसमें से चलिए आपने कुल अटेम्प्ट किया, आपको लाने टोटल 50 नंबर है, और सी में से सबने से मिला के रहता है। तो चलिए सी में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर 1 नंबर के रहेंगे तो 20 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यूज टाइप, और अगर 2-2 नंबर के रहेंगे तो 10 क्वेश्चन रहेंगे। कई बार ऐसा हुआ कि 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो कुल मिला के आप सी में चाहें तो इजीली 10 नंबर आप कलेक्ट कर सकते हैं, और 10 नंबर उसमें से ले लिया, और इसमें से अगर आप 20-20 नंबर भी ला देते हैं तो पास तो हो जाएंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आपको कम से कम अटेम्प्ट 80 नंबर का करके आना है, और वो कर सकते हैं आप 80 नंबर अटेम्प्ट बिना प्रोग्रामिंग टच किए हुए। इसके लिए तरीका क्या है, सुनते जाएंगे लेक्चर्स को और नए नए वर्ड सीखते जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट इज अचीव्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना दोस्त, कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, और ये क्वेश्चन बार बार किसी न किसी फॉर्म में आ ही जाता है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब देखिए, वर्चुअल शब्द का मतलब ही होता है समथिंग दैट इज इमेजिनरी, और मतलब जो कोई आभासी चीज़ होती है ना उसको वर्चुअल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट तभी आता है सामने जब आपके पास एक्चुअल मेमोरी उतनी ना हो। लाइक आपके पास सपोज रैम बहुत कम है या मेन मेमोरी काफ़ी कम है, तो आप मेन मेमोरी पर ही कोई एप्लीकेशन रन कराते हैं। बेसिक तो आप CCC भी अगर किए हों तो आपको इतना मालूम होगा कि कोई भी एप्लीकेशन जब आप रन कराते हैं तो वो किस पर रन कराते हैं, रैम पर रन होता है। मतलब जब आप जैसे कोई गेम खेल रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो वो रैम पर ही रन होता है। अब रैम आपकी अगर छोटी है, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं, अभी पबजी का ट्रेंड ज़्यादा था, अभी तो बैन हो गया है। पबजी अगर ज़्यादा था तो पबजी अगर आप खेलते होंगे तो बड़े रैम का फ़ोन चाहिए होगा, क्योंकि गेम का साइज़ बड़ा था, ग्राफिक्स हाई थी उसकी, तो आपको हैवी चाहिए था उसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए बताइए क्या करना पड़ेगा, आपको रैम अच्छा रखना पड़ेगा अपने फ़ोन का। तो एक चीज़ बताइए, जब आपको रैम अच्छा रखना है तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी फाइल एग्जीक्यूट करानी हो, कोई ऐसा प्रोग्राम रन कराना हो जो रैम से बड़ी साइज का हो, तो फिर आप कैसे रन कराएंगे। तो इस केस में क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे पेजेस में बांट लेते हैं, और जो हमारी मेमोरी होती है मेन मेमोरी, उसको पेज ब्लॉक्स में या फ्रेम्स में बांट लेते हैं। ठीक है, उनको बांटने के बाद हम जो एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्राम को, वो बारी बारी से रन कराते हैं। जैसे कुछ पार्ट रन करा लिए, उनको एग्जीक्यूट करा लिए, फिर रन कराएं, फिर एग्जीक्यूट कराएं। तो आपको कुछ मामला समझ में आ रहा है, तो अब इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का फ़ायदा क्या है, बड़े से बड़ा प्रोग्राम भी छोटे से मेमोरी में भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये बेसिक चीज़ अपने दिमाग में आप रख लीजिए। देखिए आंसर में क्या लिखना है वो तो मैं दिखाऊंगा अभी, लेकिन आपके मन में एक चीज़ बन गया, इसका मेन फ़ायदा क्या है वर्चुअल मेमोरी का। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ना इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को चला लेते हैं, मतलब उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। आप चलिए आंसर पढ़िए। देखिए नीचे क्या लिखा है, फटाक से फटाफट हम लोग देखा जाए। लिखा है देखिए यहाँ पे कि वर्चुअल मेमोरी इज ए मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन विच यूजिंग ए स्मॉल साइज मेमोरी लार्ज साइज प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें
छोटा साइज का मेमोरी यूज करके बड़े साइज का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट किया जा सके, ऐसे कॉन्सेप्ट को वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है वहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, इट्स कॉल्ड, मतलब कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यूनिक्स जो है वो एग्जाम्पल है किसका, ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स वर्चुअल मेमोरी, मतलब यूनिक्स एक ऐसा एग्जाम्पल है जो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट को, यूनिक्स क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, आगे पढ़िए अब प्रोसेस क्या है। सीपीयू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन दैट आर स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी, दस द लार्जेस्ट साइज ऑफ प्रोग्राम, ये देखिए जनरल बात है, अभी ये इसके बारे में बात नहीं हो रही है। जनरली क्या होता है कि सीपीयू एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन दैट आर स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी, सीपीयू उन्हीं को प्रोसेस कर पाता है जो प्राइमरी मेमोरी में हो। तो अब आगे देखिए क्या लिखा है, 10 the largest size of program that can be executed by CPU is restricted or limited to the amount of free space available in the computers। इसका मतलब, इसका ये लिखा है कि CPU मेन मेमोरी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है, इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी से बड़ी फाइल जो एग्जीक्यूट हो सकती है वो वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है, केवल मेमोरी तक। लेकिन ऐसा कब होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट ना करता हो, तब तो ये आप भाई लिमिटेड होगा कि मेरा 4 GB का प्राइमरी मेमोरी है तो मैं 4 ही GB का फाइल एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। लेकिन अगर आपका जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट अगर आपका वह सपोर्ट करता है तो क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है, लिखा इन ओएस दैट सपोर्ट वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट, इन ओएस दैट सपोर्ट वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट, उसमें देखिए क्या लिखा है, द लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ CPU, मतलब CPU का जो लॉजिकल स्पेस एड्रेस होता है इज डिवाइडेड इन पेजेज एंड द अवेलेबल एक्चुअल मेमोरी स्पेस इज डिवाइडेड इनटू पेज फ्रेम्स और ब्लॉक्स। द पेज साइज एंड ब्लॉक साइज आर इक्वल, फ्यू पेजेज और लोडेड, इसको ध्यान से समझिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। मैंने पहले ही बताया कि अगर ये नोट्स आपको लेनी है इसी तरह लिखी हुई तो तरीका उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे देखिएगा, फ्यू पेजेज आर लोडेड इनटू ब्लॉक्स, मतलब कुछ पेज जो है, प्रोग्राम जो है ना वो पूरा बांट लिया जाता है पेजेस में और मेमोरी पेज ब्लॉक्स में बांट ली जाती है। अब आगे देखिए, फ्यू पेजेज आर लोडेड, देखिए नीचे लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से सब लोग, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, few pages are loaded into blocks and process starts after the execution of loaded pages, new pages are loaded in this method, the whole program is basically divided into pages। मतलब इसमें, इस मेथड में सारे प्रोग्राम देखिए पेजेज में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ है, प्रोग्राम है, प्रोग्राम कई सारे 5-5 के पेजेज में, देखिए एक एग्जांपल है, डिवाइड हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है कि मेमोरी डिवाइडेड इनटू पेज ब्लॉक्स। अब देखिए इस पेज फ्रेम में सारी एक प्रोग्राम देखिए इसमें से यहाँ गया है, ठीक, वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया है। अब ये फिर दूसरा जाके लोड होगा उसके बाद। तो ये चीज़ें प्रोसेस चलता रहता है। ये कब, जब एक ही मेमोरी को बार बार यूज करते हैं वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ये मेमोरी कॉन्सेप्ट जो है वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट कहलाता है और ये सारे सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसका वर्चुअल मेमोरी तो वो वहाँ से ख़त्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से किसका कहानी, हार्डवेयर का। और हार्डवेयर में हमको इनपुट आउटपुट सिस्टम नहीं पढ़ना है दोस्त। इनपुट आउटपुट क्या होता है मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन मेमोरी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मेमोरी को अच्छे से पढ़ लेना हम लोगों को, जिसमें SRAM DRAM क्या है, कौन सा रैम कैसा होता है, कौन सा का यूज कहाँ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमको इसमें CPU में हार्डवेयर में पढ़ लेनी, जिसमें CPU एंड मेमोरी मेन चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें मेमोरी के बारे में पढ़ना है, इसी में CPU का थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो मेमोरी देखिए क्या होती है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मेमोरी बेसिकली 2 तरीके से डिवाइड कर दी गई है। पहला तरीका आपका डिवाइड करने का है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, यहाँ पर कहानी को समझिए ध्यान से। ऊपर देखिए, देखिए जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम की मतलब नीडेड मेमोरी है, ज़रूरत है। सेकेंडरी आप रखें ना रखें, प्राइमरी आपको रखना ही पड़ेगा। तो आप देखिए प्राइमरी मेमोरी में 3 तरह की मेमोरी आती हैं। कौन कौन सी मेमोरी है, पहला है नॉन वोलेटाइल है, दूसरा है वोलेटाइल है और तीसरा कैश मेमोरी है। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थिर और वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर। स्थिर और अस्थिर का मतलब, वोलेटाइल मतलब वो होता है द मेमोरी on in which data are lost after the system is turned off, मतलब जब सिस्टम को टर्न ऑफ कर दिया जाता है तो डेटा लॉस्ट हो जाए। दिस काइंड ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। मतलब रैम इज अ काइंड ऑफ
वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि जब आप पावर ऑफ करेंगे तो रैम से पूरा डेटा क्या हो जाता है, उड़ जाता है। मतलब ये अस्थायी तौर पे डेटा को स्टोर करने के काम आता है। वेयर एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। लाइक रोम, और रोम के और टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ये सारे रोम के टाइप हैं जो एक तरह की नॉन वोलाटाइल मेमोरी करते हैं। नॉन वोलाटाइल का मतलब स्थिर, जो वोलाटाइल ना हो, और वोलाटाइल मतलब जो गायब हो जाता हो अचानक से। कैश मेमोरी क्या है, इसके बारे में अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इधर सेकेंडरी मेमोरी की। देखिए वहाँ पे हमने बात किया प्राइमरी में 3 टाइप, तो सेकेंडरी में हमने बेसिकली 2 टाइप की बात किया। पहला सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा डायरेक्ट एक्सेस। अब ये इसके बारे में कई बार अलग से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए मैंने इसको आगे कहीं नहीं बताऊंगा, तो इसको ध्यान से यहीं सुन लीजिए। सीक्वेंशियल एक्सेस में होता है, जैसे आप, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक सपोज करिए कोई मेमोरी है, उसमें आपका इस टाइप से, अच्छा कभी अगर जो लोग पिछले ज़माने में कभी ध्यान दिए होंगे, तो पहले टेप रिकॉर्डर चलता था, उसके साथ रील वाली एक कैसेट आती थी। एक कैसेट में कई सारे गाने होते थे, और उसमें एक गाना प्ले होता था, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। अचानक से आप तीसरा प्ले करना चाहें तो नहीं प्ले होगा। जब लगाएंगे तो पहले, सबसे पहले पहला वाला ही शुरू होगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, और ये प्रोसेस धीरे। अगर आपको तेज़ चलाना है तो आप तेज़ चला सकते हैं, लेकिन ये कहिए कि ये बहुत तेज़ी से ऐसे भागते हुए यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन ये कहिए कि डायरेक्ट जंप कर जाएं आप, तो वो सिस्टम नहीं था। तो सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब, जिसमें आपको कोई चीज़ एक्सेस करना है तो वी हैव टू फॉलो अ सीक्वेंस। और डायरेक्ट एक्सेस में आज क्या होता है, आज कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है, डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में एक क्लिक में सर्च करते हैं, तो डायरेक्ट आप वहीं पहुंचते हैं जहां आपको डेटा आपका पहुंचाना जाता है। आपको किसी प्रोसेस से होकर नहीं गुजरना। तो इस टाइप से सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस तो बहुत पुराना सिस्टम हो चुका है, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में देखिए यहाँ पर बात की गई फिर नीचे कई सारे में, जिसमें पहला टाइप जो आपका बन रहा है इसमें क्या है, देखिए मैग्नेटिक डिस्क। देखिए मटेरियल वाइज भी मेमोरी बनती है। जो मैग्नेटिक से बना होता है उसमें 2 होते हैं, एक फ्लॉपी डिस्क होता है, एक हार्ड डिस्क होता है। जो हार्ड डिस्क होती है आपकी, वो मैग्नेटिक टेप कही जाती है, मैग्नेटिक डिस्क कही जाती है, ठीक है। ऑप्टिकल में कौन कौन जाता है, ऑप्टिकल में, अच्छा सेकेंडरी मेमोरी जितनी भी है ना, सब वैसी मेमोरी होती हैं जिसमें डेटा यूज करने के बाद स्टोर कर दिया जाता है। तो हार्ड डिस्क में आप बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, अपना वो स्टोर रहता है। पर ऐसा तो नहीं कि आपने कंप्यूटर बंद किया तो हार्ड डिस्क से चीज़ें गायब हो जाए, लेकिन रैम से ऐसा होता है। तो एक चीज़ जान लीजिए, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है। ऑप्टिकल डिस्क मतलब जो ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जैसे कि क्या क्या है, सीडी जो आप पहले लगाते थे, डीवीडी प्लेयर आता था, सीडी प्लेयर, अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं, सीडी रोम या सीडी आरडब्ल्यू। यहाँ पर सीडी रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसी सीडी जो इसमें केवल आप रीड कर सकें और उसको चढ़ा ना सकें या राइटेबल ना हो। ये सीडी आर का मतलब होता है सीडी, और ये किस लिए होता है, ये रीड राइट दोनों हो सकता है, केवल रीड हो सकता है। और ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको रीड राइट दोनों कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ आ गई थी लास्ट में, डीवीडी, आपने सुना होगा, ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती थी, ठीक है। तो ये सब ऑप्टिकल वाले में थे। और एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में कौन कौन आता है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में आते हैं, ठीक है। तो ये सारा मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। इसमें से आपको पूछेगा क्या, तो देखिए किसी एक के बारे में पूछ सकता है। जैसे ऑप्टिकल डिस्क क्या होते हैं समझाइए, तो थोड़ा बहुत आप बताएंगे कि ऑप्टिकल डिस्क लाइट के ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, इनके एग्जांपल ये थोड़ा बता देंगे। सिक्वेंशियल एक्सेस में और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में अंतर काफ़ी बार पूछता है, तो आप बता देंगे कि सिक्वेंशियल एक्सेस में डेटा को एक्सेस करने के लिए, किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए उसके पहले के डेटा से होके गुजरना पड़ता है, तभी डायरेक्टली किसी पर रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो इसलिए उसको कहते हैं हम लोग सिक्वेंशियल एक्सेस। और इसमें मैंने आपको पूरा बता दिया। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी में हमको केवल हार्ड डिस्क पढ़ना है। इन पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमें केवल ये वाली पढ़नी है, इसके बारे में कई बार पूछ देता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी में हमको सारा का सारा पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में हम बात करते हैं रोम की। देखिए ऊपर लिखा गया है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसका नाम ही रीड ओनली है, मतलब दैट कैन बी रीड ओनली और इट कैन नॉट बी राइट और इरेज्ड। लेकिन आप तो एक चीज़ जान लीजिए, जैसे रोम में, रोम ये होता है ना, कुछ फिक्स्ड मेमोरी होती है। लाइक अगर आप कहीं पर सपोज करिए कि कंप्यूटर खरीदने गए, तो आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं
तो इंस्ट्रक्शन जो बायोस वाली होती है ना, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, तो मैंने बायोस और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब पढ़ाया था। तो ये सब कहाँ लोड होते हैं? ये सब कंप्यूटर में लोड होते हैं दोस्त, रोम में। आप कंप्यूटर को फॉर्मेट भी कर देंगे तो ये प्रोग्राम उसमें अपने आप बना रहेगा, ठीक है। हार्ड डिस्क रिमूव कर देंगे तब भी ये प्रोग्राम रहेगा। तो रोम वो मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बेसिक डेटा फीड होता है, ठीक है। अब पढ़िए फटाफट। लेकिन देखिए, अब रोम जो पहले लगे आते थे ना, वो रोम में एक बार डेटा फीड हो गया तो वो मिटाया नहीं जा सकता था, केवल रीड किया जा सकता था। मतलब कंप्यूटर ऑन ऑफ करता था और फिर रोम में परमानेंटली डेटा स्टोर रहता था। अब जो रोम आ रहे हैं, जैसे अगला है पी रोम, मतलब प्रोग्रामेबल रोम है, मतलब उसको प्रोग्राम किया जा सकता है फिर से इलेक्ट्रिकली। अब आगे वाला जो है वो इरेजिबल पी रोम है, मतलब इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम है। और लास्ट में इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी ई पी रोम है, ठीक है। तो सब अलग अलग टाइप के रोम में सुधार हुए हैं। बाकी रोम का बेसिक काम वही है कि उसमें जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। रोम इज, और 2 बार हो गया है, उसको एक काट दीजिएगा। रोम इज द मेमोरी विच कैन बी रीड ओनली, यूजर कैन नॉट री राइट और चेंज इट्स कंटेंट, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रोम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। इंफॉर्मेशन जो होता है कंप्यूटर को बनाते समय ही इसमें स्टोर कर दिया जा रहा है रोम में। एंड कैन नॉट बी चेंज लेटर, और बाद में बदला नहीं जा सकता। इंफॉर्मेशन अबाउट द मशीन विच इज परमानेंट इन नेचर इज स्टोर्ड इन रोम। इंफॉर्मेशन इन द रोम इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मतलब ये नॉन वोलेटाइल होता है। एंड एज ये क्या लिखा है, लॉस्ट है वो, आप उसको काट दीजिएगा। एंड इज लॉस्ट व्हेन, इसको काट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, सॉरी। एंड इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, वो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। और सॉरी, ये नॉट लॉस्ट है यार, ये लॉस्ट नहीं होगा, ये नॉट लॉस्ट होगा, सॉरी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये नॉन वोलाटाइल है ना, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थाई। तो आप पढ़िए ध्यान से, इंफॉर्मेशन इन द रोम इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर एंड इज नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, मतलब ये लॉस्ट नहीं होता है जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए तब भी। देयर आर वेरियस इम्प्रूव फॉर्म ऑफ रोम अवेलेबल लिस्टेड बेलो, मतलब अब कई इम्प्रूव फॉर्म आ चुके हैं रोम के जो नीचे दिए गए हैं। पी रोम, पी रोम क्या है, उसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब अभी तक ऊपर आपने पढ़ा कि रोम में प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता है, बट इसमें क्या होता है, पी रोम ऐसा आया जिसमें कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग उसमें जो लिंक होते हैं ना, जैसे हम लोग रोम को प्रोग्राम करने के लिए भी लिंक बनाए जाते हैं, प्रोग्राम करने, रीप्रोग्राम। जैसे मान लीजिए आपका रोम बना है, उसमें प्रोग्राम पहले से फीड हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो सिंपल रोम है। लेकिन अब जो रोम है उसमें क्या किया जा सकता है, वो प्रोग्रामेबल है, प्रोग्राम उसमें बनाए जा सकते हैं और उन प्रोग्राम की मदद से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो पढ़िए क्या लिखा है, पॉसिबल टू रीप्रोग्राम बाय बर्निंग द लिंक ऑफ न्यू इंस्ट्रक्शन। और दूसरा पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ पी रोम प्रोग्राम, मतलब इसको पी रोम प्रोग्राम के द्वारा इसको बदला जा सकता है। आगे ई पी रोम है, मतलब ये इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, मतलब इसमें information in EPROM can be erased by exposing the chip to the ultraviolet light. Data in EPROM is permanent as long as its chip is not exposed to ultraviolet rays. मतलब जो एक EPROM होता है, उस रोम को अगर आप अल्ट्रावायलेट रेज से गुजार देंगे, मतलब अल्ट्रावायलेट यूवी रेज उसके ऊपर गिरेंगी, तो उसका पूरा प्रोग्राम इरेज हो जाएगा और उस पर फिर से आप प्रोग्राम नया चढ़ा सकते हैं। लेकिन तब तक डेटा इरेज नहीं होगा जब तक वो अल्ट्रावायलेट के असर में नहीं आएगी। तो अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोग्राम को उड़ाना, उस रोम का खतरा ये भी है कि कहीं गलती से अल्ट्रावायलेट उसमें लग ना जाए, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। ईईपी रोम जो होता है, मतलब तीसरा वाला, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, मतलब वो उसको तो इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट की ज़रूरत थी, लेकिन इसको केवल इलेक्ट्रिकल पल्स से ही इरेज किया जा सकता है, मतलब प्रोग्राम देके ही इरेज किया जा सकता है। इट कैन बी इरेज्ड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय स्पेशल प्रोग्राम्स। द स्टोरेज इज नॉन वोलेटाइल एंड द डेटा स्टोर्ड इन ईईपी रोम आर नॉट इरेज्ड इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। आई होप आपको रोम के सारे टाइप्स और उनका स्पेशलाइजेशन समझ में आ चुका होगा। अगर आप देखिए
चलिए मेरे लेक्चर से आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो कम से कम ये टॉपिक तो पता चल गए कि आपको ये टॉपिक है। इन टॉपिक का नाम डाल के आप कहीं और से पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपको क्या पढ़ के जाना है जिससे आप इजीली पास हो सकें। लेट्स टॉक अबाउट रैम नाउ। रैम रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली एक्सेस किया जाता है, प्रोग्राम इस पर रन करता रहता है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन कराते हैं, आप ही को कहीं बैठना है, सपोज आप बैठे हैं तो आपको एक घर चाहिए, आराम करने के लिए एक घर चाहिए, लेकिन चलने फिरने के लिए भी तो जगह चाहिए, सड़क है, पार्क है, कि केवल घर में ही बंद रहेंगे। तो प्रोग्राम स्टोर तो हार्ड डिस्क में रहते हैं, लेकिन जब उनको रन करना होता है तो उनको रैम पर यानी प्राइमरी मेमोरी में लाना होता है, ठीक है। तो इसलिए रैम इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी विच इज़ यूज टू स्टोर working data and machine code. It can also be said as short term memory as the data is lost from it when the computer is turned off. इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और ये साथ ही साथ एक शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है, मतलब क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर को बंद किया जाता है इसमें से डेटा लॉस हो जाता है। देर आर मेजरली टू टाइप्स ऑफ रैम, मतलब रैम बेसिकली दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज एस रैम, द सेकेंड वन इज डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम एंड डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैम। तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। एस रैम क्या होता है, देखिए यहाँ पे एस रैम बेसिकली, देखिए यहाँ पे एस रैम जो होता है ना, मैं आपको एक डायग्राम अभी नीचे दिखाऊंगा, शायद यहाँ पे आपको दिख जाए, नहीं है यहाँ नहीं है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि एस रैम और डी रैम लगे कहाँ रहते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा जैसे ही CPU वाला मैटर आएगा। तो एस रैम के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए एस रैम जो होता है ना, स्टैटिक रैम होता है, और वो किससे बना होता है, ये कॉस्टली भी होता है पहली चीज़, और ये बना होता है फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप क्या है अभी आगे बताएंगे इसके बारे में भी, ठीक है। देखिए नीचे लिखा है इन एस रैम बेसिक सेल्स आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जो है बेसिक मेमोरी सेल होता है। देखिए कोई भी चीज़ जब बनती है तो जैसे आपकी बॉडी बनी है तो आपका हाथ है, पैर है, उनसे बनी, लेकिन सब चीज़ बेसिकली सेल से बना है, कोशिकाओं से। इसलिए कोई भी मेमोरी बनती है ना तो अच्छा आपकी कोशिकाएं भी कई टाइप की हैं, आपके में तंत्रिका कोशिका है या अलग अलग टाइप की कई कोशिकाएं हैं। सबसे बड़ी कोशिका अलग होती है, सबसे छोटी कोशिकाओं के भी टाइप। दैट इज वाई देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेमोरी सेल्स ऑल्सो। कुछ मेमोरी बनानी है आपको तो आप, जैसे आपने मैग्नेट से बनाया था, फिर आपने किसी को ऑप्टिकल से बनाया था। मेमोरी को स्टोर करने के भी कई तरीके हैं। तो मेमोरी को हम लोग कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप भी एक तरह का बेसिक यूनिट सेल होता है मेमोरी का, ठीक है, और काफ़ी महंगा है। उसके जगह पे हम कैपेसिटर भी यूज करके मेमोरी बना सकते हैं, लेकिन वो कैपेसिटर जो होते हैं उनमें डेटा को स्टोर करना टाइम टेकिंग होता है, डेटा इरेज करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि कैपेसिटर में बताते हैं अभी नीचे, उससे डी रैम बनता है, बस ये जान लीजिए। नीचे वाला जो ऊपर एस रैम है वो फ्लिप फ्लॉप से बनता है। देखिए नीचे क्या लिखा है, एंड ईच फ्लिप फ्लॉप नीड्स ए नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, दस द पैकेज डेंसिटी इन एस रैम इज वेरी लेस। वो ब्रैकेट में लिखा है नंबर ऑफ सेल इन ए गिवन एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर। इसका कोई मतलब समझिएगा, आप सेल्स जो बने होते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप होता है और एक फ्लिप फ्लॉप में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, तो पैकेज डेंसिटी जो होती है एस रैम में वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। आगे दैट इज़ वाई एस रैम इज कॉस्टली, यानी स्टैटिक रैम कॉस्टली होता है और यूज्ड एज सिस्टम कैश मेमोरी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब सिस्टम का जो कैश मेमोरी होता है ना वो एस रैम से बना होता है, जबकि एक्चुअल जो रैम हम बात करते हैं ना, जो आप 3 GB 4 GB रैम की बात करते हैं अपने जगह पे कंप्यूटर लैपटॉप में, वो रैम जो होता है वो डी रैम की हम लोग बात करते हैं। एस रैम उसके पहले लगा रहता है, वो बहुत ही फास्ट होता है, कैश मेमोरी के रूप में उसका यूज किया जाता है। नीचे डी रैम के बारे में पढ़ लीजिए। इन डी रैम बेसिक स्टोरेज इस सेल्स आर मेड ऑफ कैपेसिटर, मतलब जो बेसिक स्टोरेज सेल हैं वो कैपेसिटर से बने होते हैं। कैपेसिटर बेस्ड मेमोरी इज स्लो बिकॉज द कैपेसिटर टेक रिलेटिवली लॉस टाइम टू चार्ज एंड डिस्चार्ज। मतलब आपको अगर कैपेसिटर में कोई डेटा स्टोर करना है तो वो भरने में और खाली होने में टाइम लेते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टोरिंग एंड इरेजिंग बिट। In it, one cell needs only one capacitor, where in SRAM one cell needs a number of transistor। वही ऊपर बताए हैं कि इसमें 6 ट्रांजिस्टर होते हैं। ऊपर देखिए यहाँ लिखा है ना नंबर 6, ऊपर देखिए लिखा है ऊपर, यहाँ पे ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि एंड ईच फ्लिप फ्लॉप नीड्स अ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। तो कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, जनरली 6 ट्रांजिस्टर होते हैं एक फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। तो इसलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि डी रैम में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए इसमें 6 कैपेसिटर, मतलब इसका भी बेसिक सेल कैपेसिटर है, और एक सेल में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है
कि इन इट वन सेल नीड्स ओनली वन कैपेसिटर, एक सेल में केवल एक कैपेसिटर होते हैं। वेयर एज इन एस रैम सेल वन सेल नीड्स अ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, इट इज़ यूज्ड एज मेन मेमोरी। मतलब डी रैम जो है वो मेन मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। माइंड दैट every memory has a memory cell in which it stores data and every group of cell has its address। एक चीज़ मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि हर मेमोरी जो बनी होती है वो मेमोरी सेल से बनी होती है, और वो हर डेटा को एक एक सेल उसका जो है ना वो इकट्ठा करता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त कैश मेमोरी की, ठीक है। एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी डेटा आप जब मतलब कोई भी आपने इनपुट दिया सीपीयू को, तो इनपुट में मिला, सपोज यहाँ पे कोई इनपुट डिवाइस है, आपने उससे सीपीयू को इनपुट दिया, तो सीपीयू क्या करेगा बताइए। सीपीयू में 3 यूनिट होती हैं। अगर आपने बेसिक कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा सीपीयू में एएलयू होता है, एमयू होता है और सीयू होता है, यानी एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है एएलयू, और तीसरा होता है आपका मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट जो सीपीयू के अंदर होती है ना, उन मेमोरी को हम लोग रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। और रजिस्टर मेमोरी जो है ना वो सीपीयू के सबसे करीब होती है। जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन सपोज करिए इसको दिए, आप इसको कोई इंस्ट्रक्शन दिए तो सीपीयू आप फिर तुरंत आप दूसरा दे दिए, तीसरा दे दिए, तो वो सीपीयू के पास जा रहा है, तो पहले उसको कंट्रोल करेगा कंट्रोल यूनिट, और अगर एक प्रोग्राम रन कर रहा है उसमें, मतलब प्रोसेस कर रहा है अगर सीपीयू, तो दूसरे प्रोग्राम को मेमोरी यूनिट में सेव रखता है थोड़ी देर के लिए। लाइक रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी बिफोर कैच। मतलब देखिए, ये कैश मेमोरी भी काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन सबसे फास्ट होते हैं रजिस्टर, उसके बाद होता है कैश, और उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी या मेन मेमोरी, जो भी। मेन मेमोरी तो यहाँ पे आ गया, ये होता है आपका रैम, ठीक है। तो अब एक चीज़ सिस्टम समझिए, यहाँ से गया दोस्त इनपुट, इनपुट में कुछ रजिस्टर मेमोरी में इकट्ठा हुआ, प्रोसेस हुआ, तो मान लीजिए यही सेम चीज़ आपने यहाँ भेजा प्रोसेस करके मेन मेमोरी में, फिर भेजा। आपको बार बार अगर एक ही चीज़ सर्च करेंगे तो मेन मेमोरी से ले आ करके उसको सीपीयू में प्रोसेस करना। सपोज करिए आपने किसी का नाम ढूंढा, तो कंप्यूटर सर्च किया, फिर बार बार आप वही नाम ढूंढ रहे हैं, तो वो उसको कैश मेमोरी में रख लेता है। समझ रहे हैं बात को, ताकि ढूंढते समय इतना दूर से ना लाना पड़े, यहीं से इसमें आ जाए। समझ में आ रही बात। तो कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो बार बार फ्रिक्वेंट डेटा जो सर्च हो रहा है उसको अपने अंदर स्टोर रखती है, जिससे बार बार मेन मेमोरी में जाने की ज़रूरत ना पड़े और समय बच जाए। तो कैश मेमोरी इज बेसिकली अ लिंक, अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। क्योंकि देखिए, सीपीयू को तो फटाक से सर्च करना है, वो बहुत तेज काम करता है, लेकिन मेन मेमोरी क्या करता है, मेन मेमोरी सर्च करने में टाइम लगाता है। तो वी नीड मतलब मीडिएटर हमें एक चाहिए जो इनके बीच में एक मतलब बफर का काम करे और तेज़ी से डेटा को एक्सेस करा पाए, इनके टाइम इंटरवल में एक कोलैबोरेशन करा सके, कोऑर्डिनेशन सेट कर सके। लेट्स पढ़ते हैं अब इनको, देखते हैं हम लोग कि क्या इनका क्या कहना है। मैं तो समझा दिया आपको। नीचे देखिए क्या लिखा है, इट इज़ फास्ट मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, इट इज़ फास्ट मेमोरी विच इज़ अ लिंक बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी सिंस देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर एंड डेटा रिट्राइवल of from main memory to maintain this mismatch, cache memory is used that stored frequently used data and instruction। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसका आपने फिर से पढ़ लीजिए, इट इज़ अ फास्ट मेमोरी विच इज़ अ लिंक बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। इतना समझ में आ गया होगा। सिंस मतलब जहाँ जानते हैं हम लोग कि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, मतलब एक भारी अंतर है बिटवीन द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर, मतलब सीपीयू की स्पीड में, एंड डेटा रिट्राइवल फ्रॉम मेमोरी, मतलब मेमोरी से डेटा रिट्राइवल में। टू मेंटेन दिस मिसमैच, मतलब ये मिसमैच जो हो रहा है दोनों में, उसको मेंटेन करने के लिए कैश मेमोरी इज़ यूज्ड, मतलब कैश मेमोरी यूज की जाती है। दैट स्टोर, मतलब जो स्टोर करता है फ्रिक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो बार बार यूज होने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शन है उनको ये क्या करता है अपने अंदर स्टोर कर लेता है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है कि कैश इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू, मतलब कैश मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड होती है। सो बसेज आर नॉट यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा। मतलब बस क्या होते हैं, याद करिए जब मैंने बस पढ़ाया था आपको बहुत शुरू में, तो बस वो तारें होती हैं जो डेटा को यहाँ से वहाँ करती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बस लगी हुई है,
यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक। लेकिन क्या कैश और सीपीयू के बीच में कोई तार है? नहीं है। डायरेक्ट फटाफट बिना तार के ही डेटा बहुत नज़दीक से ट्रांसफ़र होना होता है, इसलिए तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए यहाँ पे पढ़िए ज़रा, कैश आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू, सो buses आर नॉट यूज टू ट्रांसमिट डेटा एंड द स्पीड बिकम्स फास्टर। जनरली यूज्ड कैश मेमोरी में वेरी फ्रॉम 256 KB टू 4 MB। कैश मेमोरी बहुत छोटी होती है, और एक चीज़ जान लीजिए, जितनी छोटी मेमोरी उतना महंगा होता है वो, उसका रीज़न क्योंकि वो फास्ट बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी बारे में, सबसे लास्ट में बात करते हैं हम लोग किसकी, सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि यूज्ड फॉर बैकअप, यहाँ पर देखिए लिखा गया है ना, यूज फॉर बैकअप एंड स्टोरिंग डेटा फॉर फर्दर एक्सेस। डेटा को बाद में यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी का। और बेसिकली हमें पढ़ना हार्ड डिस्क के बारे में, हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। देखिए हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ, देखिए हार्ड डिस्क जो होता है ना, मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। देखिए हार्ड डिस्क जो होता है, आप अगर कभी खरीदे होंगे या बाहर से कहीं हार्ड डिस्क आपने देखा होगा बाहर निकाल के लैपटॉप से, तो ध्यान से समझिए इसमें क्या कहानी होती है। इसमें देखिए होता है यहाँ पे, हार्ड डिस्क जो अंदर से होती है वो देखिए ऐसे गोल होती है। ठीक है, ये गोल पूरा है, और उसमें देखिए कई सारे ऐसे ऐसे ना, देखिए ऐसे ऐसे सेक्टर कटे होते हैं। एक सेक्टर हुआ ऐसे, फिर दो सेक्टर हुआ ऐसे ऐसे, ऐसे सेक्टर कटे होते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे सेक्टर उसके अंदर कटे होते हैं। और अगर इसको आप ऊपर से देखेंगे, ध्यान समझिएगा, ऐसे सेक्टर कट गए कई सारे, और जब देखेंगे तो ये एक प्लेट नहीं है, देखिए ये कई सारी प्लेटें। एक प्लेट तो देखिए आपको यहाँ दिखाई गई है, ऐसी कई गोल गोल प्लेटें देखिए इसके अंदर ऐसे दिखाई गई, और एक के ऊपर एक जुड़ी रहती हैं। किससे? एक वर्टिकल स्पिंडल से, मतलब एक मतलब एक एक्सिस है, उसमें देखिए कई प्लेटें सब जुड़ी रहती हैं। तो होना क्या है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, इसके साथ में बगल में देखिए ये लगा रहता है पूरा का पूरा, इसको कहते हैं हेड असेंबली। मतलब इस पूरे सिस्टम को हम लोग हेड असेंबली कहते हैं। ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको, इसमें होता क्या है, जब भी ये जो प्लेट है ना, इसी पर अब ध्यान समझिएगा, ये जो प्लेट है आपकी, इस प्लेट में डेटा जो है ना, वो देखिए इकट्ठा रहता है। देखिए यहाँ पे इस सेक्टर पे इकट्ठा रहता है। अगर हम डेटा को बात करें तो यहाँ पे इकट्ठा रहता है डेटा एक एक जगह पे। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे खाने बन जाते हैं। लाइक देखिए यहाँ से ना, ऐसे एक एक खाने ऐसे निकालेंगे तो कई सारे छोटे छोटे खाने बन गए, और इन खाने में ये भी छोटे छोटे और बन गए, फिर ऐसे एक एक जाल बन गया ना। तो ये जो जगह घेरा गया एक ऐसे, ये बीच में ये एक एक सेल बनाता चला जा रहा है, और इसमें डेटा इकट्ठा है। और ऐसी कई प्लेटें हैं ऊपर से नीचे तक, आपने देखा कि ऐसी कई प्लेटें हैं। तो डेटा जो इकट्ठा होता है ना दोस्त, वो या इस नीचे वाले पार्ट पे नहीं होता है, इसके नीचे वाले, बाकी सब में ना, इस वाली प्लेट जो ये दोनों तीनों प्लेटें हैं, इनमें ऊपर नीचे दोनों सरफेस पर डेटा इकट्ठा होता है। लाइक ये ऊपर वाले सरफेस पर भी डेटा इकट्ठा होता है, और इसके नीचे भी इकट्ठा होता है। लेकिन जो टॉप मोस्ट है और बॉटम मोस्ट है, इनके आउटर साइड में नहीं होगा, इनर इनर में होगा। समझ में हो गया बात को? तो डेटा, मान लीजिए कहीं पर कोई डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, सपोज इस पॉइंट पर कोई डेटा है। पॉइंट का मतलब समझिए, यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर पड़ी हुई है, उसको ढूंढना है। तो ये बड़ा तेज़ी से ना देखिए ऐसे रन करने लगेगा। अगर आप डेटा को देखेंगे तो ये बहुत तेज़ी से ऐसे रन, घूमता बहुत तेज है। ये जो आप समझिए इसको ऐसे, ये ना, ये जो पूरा सिस्टम है वो इस एक्सिस के अबाउट देखिए रोटेशन करता है, ऐसे रोटेट करती हैं सारी प्लेटें। और ये क्या करता है, देखिए इसमें ये बने हुए हैं नुकीले नुकीले पिन। आपको कोई चीज़ सपोज यहाँ पर है, उसको ढूंढनी है ना, तो ये इसमें जाता है और यहीं पर रुक जाता है जहाँ रुकना है, और ये डिस्क घूम के उसके नीचे आ जाती है। मतलब सेक्टर को अपनी जगह पे पहुँचाने का काम दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट क्या होगा कि ये हेड असेंबली में से ये जो पिन है वो घूम करके एक जगह रुकेगी, और फिर अगर वो कहीं रुकी है तो फिर ये गोल गोल घूम के उसकी जगह पर आ जाएगा। दोनों मिल करके क्या करेंगे, पहला काम हेड असेंबली आएगी, इसको कहते हैं टाइम फॉर सीकिंग, मतलब सर्च करने का काम। और ये रोटेट करने का काम कहता है, इसको कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी। और फिर तीसरा होगा, जैसे पहले ये नीचे आया, फिर ये घूमा, और फिर डेटा ट्रांसफ़र होने लगा जहाँ जाना था। तो किसी भी हार्ड डिस्क में डेटा ट्रांसफ़र 3 चरणों में होता है। पहला टाइम्स ऑफ सीकिंग होता है, सीकिंग टाइम मतलब सर्चिंग टाइम, उसको आप समझिए, सीकिंग मतलब ढूंढना होता है। दूसरा काम होता है उसमें इस
ढूंढने का काम हो गया, अब रोटेट करके अपनी जगह पे वो आएगा। तीसरा काम होगा डेटा का ट्रांसफ़र होना। फटाफट पढ़िए अब जरा क्या कह रहा है, चीज़ों को पढ़िए फटाफट। देखिए क्या लिखा, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, यहाँ ध्यान से पढ़िए। इसमें देखिए हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ प्लेटर्स विच आर सर्कुलर डिस्क। प्लेटर्स जो होती हैं वो सर्कुलर, जो गोल गोल प्लेटर्स थी ना वो सर्कुलर डिस्क होती हैं। ऑन विच डेटा इज रिकॉर्डेड, मतलब जिन पर डेटा रिकॉर्ड होता है। डेटा इज रिकॉर्डेड इन सर्कुलर ट्रैक्ट्स, मतलब डेटा जो है वो सर्कुलर ट्रैक्ट्स पर रिकॉर्ड होता है। ऑन दीज प्लेटर एक्सेप्ट टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट ऑल अदर प्लेटर्स हैव डेटा रिकॉर्डेड इन बोथ साइड, मतलब सारे प्लेटर्स पर डेटा दोनों साइड में रिकॉर्ड होता है। इन दीज टू प्लेटर्स, मतलब टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट, डेटा इज रिकॉर्डेड ओनली इन वन साइड, मतलब डेटा केवल एक साइड में रिकॉर्ड होता है। वर्किंग प्रोसेस क्या है उसको देख लेते हैं फटाफट हार्ड डिस्क का। द स्पिंडल रोटेट्स, मतलब स्पिंडल रोटेट करती है क्लॉकवाइज एंड हेड असेंबली कैन मूव लीनियरली। हेड असेंबली जो है वो आगे पीछे ऐसे हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, लीनियरली घूम सकती है। हेड असेंबली प्लेस हेड ओवर एप्रोप्रिएट ट्रैक, मतलब हेड असेंबली ट्रैक पर रखता है। सपोज करिए कोई, जैसे हेड असेंबली मान लीजिए यहाँ से आई, यहाँ रुक गई, डेटा आपका जो है ना वो इस जगह पर था। तो पहले तो हेड असेंबली देखिए या तो यहाँ सॉरी, हेड असेंबली देखिए इस ट्रैक पर भी जा सकती थी, इस ट्रैक पर भी जा सकती थी, इस ट्रैक पर भी जा सकती थी, और इस ट्रैक पर भी जा सकती थी। तो देखिए कितने ट्रैक हैं, सब ये जो लाइनें गोल गोल हैं सब ट्रैक हैं। मान लीजिए इस ट्रैक पर, और डेटा आपका जो है वो यहाँ है। तो पहले तो हेड असेंबली यहाँ रुकेगी, फिर ये रोटेट करके यहाँ पहुँच जाएगा अपने आप। तो ये चीज़ होता है काम का, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिएगा ज़रा क्या कह रहा है। स्पिंडल रोटेट्स क्लॉकवाइज एंड हेड असेंबली कैन मूव linearly. Head assembly placed head over appropriate track and the disc rotate and bring the appropriate sector in track under head. Then read and write that sector is performed. ये डायग्राम बनाना है आपको, एग्जाम में आता है हार्ड डिस्क के बारे में बार बार लिखने के लिए, और ये डायग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखा है सिंस दीज प्लेटर्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम इट इज़ कॉल्ड हार्ड डिस्क, क्योंकि ये प्लेट्स जो होती हैं एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, इस वजह से हार्ड डिस्क कहा जाता है। नीचे लिखा है कि एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर पॉलिश्ड विथ मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि ये हार्ड डिस्क याद करिए मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत था। ये एल्युमिनियम की पत्तियां मैग्नेटिक मटेरियल से क्या की जाती हैं, पॉलिश की जाती हैं, इसलिए इसको हम लोग मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं। इन हार्ड डिस्क टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द हेड, देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऐसे 2 नंबर में पूछता है कि रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है, सिक टाइम क्या होता है, या हार्ड डिस्क का एक्सेस टाइम क्या कहलाता है। देखिए इन हार्ड डिस्क टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द हेड टू द सिलेंडर दैट कंटेन्स डिजायर्ड डेटा इज कॉल्ड सिक टाइम। सिक टाइम क्या है भाई, जो हेड असेंबली का मूवमेंट है उसको सिक टाइम कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू रोटेट द प्लेटर्स टू ब्रिंग द डिजायर सेक्टर अंडर द हेड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, नीचे देखिए रोटेशनल लेटेंसी कहलाता है ये, ठीक है। एंड द फाइनल टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड डेटा ब्लॉक once the head is placed over is called data transfer। मतलब डिस्क एक्सेस टाइम, मतलब किसी हार्ड डिस्क को एक्सेस करने का जो टाइम होता है इज द सम ऑफ एबव 3 टाइम्स, उपर्युक्त तीनों टाइम्स का सम होता है। मतलब टाइम ऑफ एक्सेस इज इक्वल टू टाइम ऑफ सिक प्लस टाइम ऑफ रोटेशन प्लस टाइम ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, ये तीनों मिला करके होते हैं टाइम ऑफ एक्सेस के बराबर। ये चीज़ें आपको हार्ड डिस्क की समझ में आ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा दूं, ये पूछता था मेमोरी हायरार्ची, मतलब मेमोरी को क्रम में समझाना कि कौन सी मेमोरी तेज़ है कौन सी महंगी है, उसको समझाना है। तो उसको मैं आपको झटके में समझा दूँ कि मेमोरी देखिए लिखा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट स्पीड एंड साइज। हमेशा ध्यान रखिएगा सीपीयू के अंदर क्या होते हैं बताइए, मैंने बताया सीपीयू के अंदर रजिस्टर होता है, उसके नीचे एक कैश मेमोरी होती है, और देखिए ये कैश ना पहला कैश है। एक और कैश जो होता है जो एस रैम के रूप में यूज किया जाता है, जिसको मैंने बताया कैश मेमोरी के रूप में। ये डी रैम मतलब ये प्राइमरी मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है। देखिए इधर की तरफ जब आएंगे ना तो कॉस्ट बढ़ेगी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क 2 GB का लेंगे ना आपको 2 TB का तो 4-5 हज़ार में रुपए में आ जाएगा, लेकिन रैम 4 GB का रहेगा लेकिन महंगा रहेगा। मतलब रजिस्टर सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, और कैश में आपने देखा केवल 256 KB का मेमोरी आपको बहुत महंगा पड़ता है ये। तो देखिए इधर जाएंगे ना तो कॉस्ट हाई रहेगी, स्पीड भी बहुत हाई रहेगी, लेकिन साइज इधर हाई रहेगी। आपको मैं दिखा देता हूँ, ऐसे देखिए इसको,
इधर की तरफ, मतलब ये जो क्रम बना है ना, ऐसे क्रम का मतलब हुआ, देखिए इधर से रजिस्टर है, कैश है, एस रैम है, डी रैम है, सेकेंडरी मेमोरी है। इधर की तरफ देखिए सबकी साइज बढ़ रही है, इधर कॉस्ट बढ़ रही है, इधर स्पीड बढ़ रही है। मैंने झटके में समझा दिया, अगर लिखने वाला आएगा तो आप लिख के समझाएंगे। यहाँ से मेमोरी आपकी पूरी क्लियर होती है। हार्ड डिस्क का डायग्राम बार बार आता है, ये हायरार्ची मतलब इनका क्रम बार बार पूछा जाता है कि मेमोरी हायरार्ची क्या है और उसको समझाइए। जो ये झटके मैंने डायग्राम बना दिया, अगर ये डायग्राम बना करके इसके बारे में जो मैंने बताया वो अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा बिना देखे। अगला टॉपिक आपका है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद आपका देखिए मैनेजमेंट जैसे ही पढ़ लेंगे फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपका पूरा सिलेबस लगभग ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम को छोड़ के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है मैनेजमेंट में। इसमें मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इंतज़ार करिए नेक्स्ट लेक्चर का। धन्यवाद।